हेलो दोस्तों, आज इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग के क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लाभ, एडवांटेज ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। इसके पहले वाली क्लास में थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया है और आज हम पढ़ेंगे कोयला आधारित प्लांट के जो लाभ या नुकसान क्या क्या होते हैं। अब जो इसका पहला एडवांटेज होता है, ये बिना किसी कठिनाई के तेज़ी से बदलते लोड की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नाउ सेकेंड, जनरेटेड हीट के एक भाग को विभिन्न उद्योगों में एक प्रोसेस स्टीम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और थर्ड जो पॉइंट है, स्टीम इंजन और टरबाइन लगातार 25% से अधिक ओवरलोड के तहत कार्य कर सकते हैं। उपयोग किया जाने वाला फ्यूल सस्ता होता है। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यह डीजल पावर स्टेशन की तुलना में उत्पादन लागत में सस्ता होता है। तो जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है, अगर देखा जाए उसका एडवांटेज, तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके कि यह क्या है, बदलते हुए लोड में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है या फिर बदलते हुए लोड में भी क्या है, ये चल सकता है। और जो इसका टरबाइन वगैरह होता है, ये ओवरलोड यानी कि 25% अधिक ओवरलोड रहेगा तब भी क्या करेगा, वो कार्य कर सकता है। और आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है कि इसका फ्यूल सस्ता होता है, तो कोयला बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसे एज ए फ्यूल के रूप में कोयला इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में कोयला आसानी से प्राप्त हो जाता है और यह डीजल पावर स्टेशन की तुलना में उत्पादन में सस्ता होता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयला बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उसके एडवांटेज, और अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। पहला है, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट अधिक होती है। क्यों मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है? क्योंकि जब कोयले को बर्न कराया जाएगा, जलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात था उसमें धूल, धुआं इत्यादि निकलेंगे और वो जाके नली में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट और पावर प्लांट की अपेक्षा इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नाउ अगला पॉइंट है, निर्माण कार्य लंबे समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पावर प्लांट क्या है, काफ़ी एरिया में विकसित होता है और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट की भी आवश्यकता होती है। इस वजह से इसका जो निर्माण कार्य होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है। बड़ी मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉयलर क्या करता है, जल को ही स्टीम में कन्वर्ट करता है। इस वजह से क्या है, फीडिंग वाटर के लिए जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिस वजह से कोशिश किया जाता है कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो कहीं ऐसे जगह बनाए जाए जहाँ पे पानी जो है आवश्यक मात्रा में आसानी से मिल सके। कोयला हैंडलिंग में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है थर्मल पावर प्लांट में कि जो कोयला हैंडलिंग सिस्टम है इसको भी एक सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और कई सारी बाधाएं इसके अंतर्गत भी आती रहती हैं। और अगला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है, प्लांट में धुएं और हीट के कारण परेशानियों की उपस्थिति। प्लांट में जाहिर सी बात है, अगर कोयले को बर्न कराया जा रहा है, कोयले को जलाया जा रहा है, तो हीट के साथ साथ उसमें धुआं भी निकलेगा, राख भी निकलेगा, तो उससे क्या है, परेशानियां बढ़ती हैं। वहाँ पे कार्य करने वाले जो कारीगर होंगे, जो मैकेनिक कार्य कर रहा होगा या जो मजदूर काम कर रहा होगा, उसको क्या, उससे परेशानियां होंगी और भी एटमॉस्फेयर में दिक्कतें होती हैं, एटमॉस्फेयर प्रदूषित भी होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की अनुपलब्धता, भारत में क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले आसानी से नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से इसमें भी दिक्कतें आती हैं। अधिकतम ऊर्जा की क्षति होती है, लॉसेस भी क्या है, एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ऐश हटाने की समस्या, यानी कि कोयला जलाने के बाद जो राख बच जाता है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऐश हैंडलिंग सिस्टम को बताया है। तो अगर कोयले की जगह अगर आप दूसरा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे या दूसरा किसी पावर प्लांट का इस्तेमाल करते तो वहाँ पर राख नहीं होता, तो उस सिस्टम का यूज नहीं करना पड़ता, जिस वजह से ऐश हटाने की भी समस्या आती रहती है कि ऐश को कैसे हटाया जाएगा, कहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह
ले जाने में भी समस्या, वहाँ रखने में भी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में। और अगला टॉपिक है बॉयलर। बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे हम। बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार स्टीम जनरेटर एक क्लोज्ड पैसेज है जिसमें फ्यूल के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हीट से जल को गर्म करके उच्च तापमान और दाब वाली स्टीम का उत्पादन किया जाता है। इसमें 5 गैलन से अधिक जल की क्षमता लगभग 5 × 4.54609 इज इक्वल टू 22.73, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.73 लीटर है। और यह इसके संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है। मेनली आपका जो बॉयलर का काम होता है, ये क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, बस यही इसका मेन काम है। एक बॉयलर के कार्य यानी कि जो फंक्शन होते हैं बॉयलर के, वो कौन कौन से होते हैं। पहला, भट्ठी में ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हीट का जल को स्थानांतरण, यानी कि जो भट्टी से ईंधन का जब दहन होता है तो उससे जो हीट निकलती है वो जल को क्या करता है, वो स्थानांतरित कर दिया जाता है हीट, ये बॉयलर का कार्य होता है। दूसरा कार्य, जल को गर्म करके वांछित दाब और तापमान की भाप का उत्पादन और स्टोर करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्वालिटी लेवल स्टीम को टरबाइन को भेजना, जैसे कि सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीट स्टीम आदि। तो मेनली आपको 3 पॉइंट बताया गया, आगे हम आपको 4th 5th पॉइंट बताएंगे। पहले इन 3 पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला क्या है कि भट्टी में जो ईंधन का दहन होगा उससे जो हीट उत्पन्न होगी उसको जल को स्थानांतरित कर देगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो जल को गर्म करके जो वांछित दाब और ताप क्या रहेगा, भाप का उत्पादन होगा, उसको स्टोर करेगा या फिर उसको आगे स्थानांतरित करेगा कि उसको टरबाइन को, वही तीसरा पॉइंट आपको बताया गया है। अब अगला जो आपका टॉपिक है ये है स्टीम का उपयोग, यूजेज ऑफ स्टीम, यानी कि भाप के क्या क्या उपयोग होते हैं। बॉयलर से प्राप्त स्टीम का उपयोग उद्योगों और अन्य क्रियाओं में किया जाता है। पहला, पावर उत्पादन के लिए। यहाँ पे सिर्फ स्टीम की बात की गई है कि स्टीम का जो उपयोग होता है ये कहाँ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली उद्योगों में या फिर और भी कई क्रियाएं होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज, जो कि आपको हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियल यूज में कहाँ कहाँ किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है। तो पहला जो आपका है पावर उत्पादन के लिए, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं जैसे, ठीक है। बॉयलर से निकलने वाली स्टीम में दाब एनर्जी होती है। इस दाब से टरबाइन के रोटर को चलाकर मैकेनिकल पावर प्राप्त की जाती है। स्टीम इंजन में पिस्टन को स्टीम दाब ऊर्जा द्वारा बैकवर्ड गति प्राप्त होती है। क्रैंक शाफ्ट पर पावर प्राप्त करने के लिए क्रैंक के माध्यम से इस स्पीड को रोटेटेड स्पीड में परिवर्तित होता है। दूसरा, औद्योगिक उपयोग। कपड़ा मिलों में ब्लीचिंग के लिए स्टीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चीनी मिलों, रासायनिक उद्योगों, लॉन्ड्री आदि के उद्योगों में भी स्टीम का उपयोग किया जाता है। पहले आप लोग को मैंने जैसा कि बताया कि स्टीम होता क्या, स्टीम को क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में भाप बोलते हैं। जैसे पानी को आप अधिक गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा, तो उसी को अंग्रेजी में स्टीम बोला जाता है। तो स्टीम का उत्पादन जो किया जाता है ये अधिकतर बॉयलर से ही किया जाता है। तो इसके द्वारा जो स्टीम बनाया जाता है बॉयलर के द्वारा, वो 2 जगह पे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। पहला, पावर उत्पादन के लिए, जैसा कि हम पावर प्लांट में यानी कि थर्मल पावर प्लांट में पढ़ते हैं, और दूसरा औद्योगिक उपयोग में भी किया जाता है। पावर प्लांट में जो स्टीम होता है, बॉयलर से जो स्टीम बन के निकलता है, वो टरबाइन के जो रोटर होते हैं ना, उनको चलाता है। ये जब ये प्रेशर के द्वारा वहाँ जाएगा तो टरबाइन का रोटर वो मूव करने लगेगा और मैकेनिकल पावर जनरेट कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी बन जाएगी आगे। और दूसरा है जो औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग में ये कहा गया है कि ये कपड़ा मिलों में और जो लॉन्ड्री का काम होता है, जैसे कि कपड़ा धुलने वगैरह में जो ये काम करते हैं सुखवाने में, तो वहाँ भी स्टीम का उपयोग किया जाता है। चीनी मिल में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अधिकतर इसका उपयोग स्टीम का ये रासायनिक उद्योगों में, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें भी स्टीम का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं
कि स्टीम यानी भाप का उपयोग पावर जनरेटर सिस्टम यानी कि पावर प्लांट में होता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी होता है। अगला टॉपिक है बॉयलर के मुख्य भाग, यानी कि बॉयलर के जो मेन भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला है बॉयलर सेल। यह एक बेलनाकार आकृति है जो स्टील की मोटी चादरों द्वारा बनाई जाती है। इसके सिरे मुड़े हुए सीट द्वारा फ्लैट या उत्तल आकार में क्लोज्ड होते हैं। यह जल एकत्र करता है और उत्पन्न स्टीम को जल के ऊपरी खाली स्थान में एकत्र करता है। इस पर विभिन्न भाग माउंटेड होते हैं। दूसरा है फर्नेस। फर्नेस को हिंदी में भट्ठी बोला जाता है। यह बॉयलर के अंदर या बाहर लगी होती है। इसमें फ्यूल को जलाया जाता है। इसमें फायर प्रूफ ईंटों का लेबल लगा होता है। भट्टी में फ्यूल भेजने और गैस को बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होती है। फर्नेस को आप कह सकते हैं कि जो बॉयलर होता है या भी पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का सबसे मेन भाग होता है। क्यों? क्योंकि भट्टी में फ्यूल को जब तक जलाया नहीं जाएगा तब तक वहाँ से आग नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकलेगी। जब तक हीट नहीं निकलेगी तब तक पानी गर्म नहीं होगा। इस वजह से इसको मेन भाग बोला जाता है। बॉयलर और फर्नेस दो ही मेन भाग होते हैं। तो जो बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर या बाहर ही फर्नेस लगा होता है, क्योंकि बॉयलर को इसके डायरेक्ट संपर्क में लाया जाता है। क्योंकि इसके द्वारा जब हीट निकलेगी तो डायरेक्ट बॉयलर में ही जाएगी। ठीक है। और फर्नेस जो होता है, भट्टी होता है, आप लोग छोटी सी भट्टी देखते होंगे तो उस पर एक लेबल लगा होता है। या तो मिट्टी का ही लेबल लगा दिया जाता है या किसी भी मटेरियल का लेबल, ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिससे कि जो हीट है उसका दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है। उसको आप फायर ब्रिक्स भी बोलते हैं या अग्निशव परत भी बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट है आपका थर्ड जो पॉइंट है वो है वाटर ट्यूब, यानी कि जिसको हिंदी में जल ट्यूब बोला जाता है। बॉयलर को जल भेजने के लिए उपयुक्त आकार के बेलनाकार ट्यूबों के साथ लगाया जाता है। और चौथा पॉइंट है चिमनी। भट्टी में फ्यूल के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पादित फ्लू गैसों का उपयोग जल गर्म करने के लिए किया जाता है। फिर चिमनी के माध्यम से फ्लू गैसों को पंप किया जाता है। ऐसी इसमें ऐश धूल के कण होते हैं जो विभिन्न उपकरणों द्वारा उत्पन्न होते हैं और शुद्ध फ्लू गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है जो प्रदूषण को कम करते हैं। चिमनी जो कि आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे फर्नेसेस होती हैं वहाँ पे चिमनी एक लगा होता है ऊपर में, जिससे कि क्या होती हैं, गैसें निकलती हैं धूल के कण को अलग करके जो फ्लू गैसेज होती हैं उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। अधिकतर जो आपकी फ्लू गैसें होती हैं इसमें राख के भी कुछ कण होते हैं और धूल के भी कुछ कण होते हैं, जिनको फैक्ट्री वाले या पावर प्लांट वाले ये कोशिश करते हैं कि अलग कर लिया जाए और जो फ्लू गैसेज हों वो शुद्ध हों और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण ना हो। अब है बॉयलरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर का वर्गीकरण निम्न आधारों पर निर्भर करता है। जल और गर्म गैसों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। पहला है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा है जल ट्यूब बॉयलर। और दूसरा टाइप्स है क्लासिफिकेशन करने का, ये है भट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। पहला है इंटरनली फायर्ड बॉयलर और दूसरा है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। थर्ड जो है बॉयलर की अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। पहला है क्षैतिज बॉयलर, दूसरा ऊर्ध्वाधर बॉयलर और तीसरा झुका हुआ बॉयलर। फोर्थ पॉइंट है जल और स्टीम की सर्कुलेशन विधि पर निर्भर करता है, जो कि फोर्स्ड सर्कुलेशन और प्राकृतिक सर्कुलेशन। पांचवा जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन करने का वो है उद्देश्य के आधार पर, मोबाइल बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर और मैरीन बॉयलर। छठा टाइप्स है प्रयुक्त ईंधन की प्रकृति के आधार पर, कोयला फायर्ड बॉयलर, ऑयल फायर्ड बॉयलर और गैस फायर्ड बॉयलर। सातवां टाइप्स है उत्पन्न स्टीम के दाब के आधार पर, निम्न दाब बॉयलर जो कि लगभग 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसका प्रेशर। दूसरा है मध्यम दाब बॉयलर, तीसरा है उच्च दाब बॉयलर और जो चौथा है वो है सुपर उच्च दाब बॉयलर। आठवां और लास्ट टाइप है जो कि स्टीम उत्पादन क्षमता के आधार पर,
ये अलग अलग पेस्ट पे क्या कर दिया गया है, बॉयलर को क्लासीफाई कर दिया गया है। कम क्षमता वाला बॉयलर जिसकी क्षमता कम होगी, यानी कि 10 टन पर आवर लगभग होगा या इससे कम होगा, तो ये आपका कम क्षमता वाला बॉयलर हो जाएगा। दूसरा मध्यम क्षमता वाला बॉयलर और तीसरा उच्च क्षमता वाला बॉयलर। और अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कम दाब वाले बॉयलर, यानी कि पहले जो लो प्रेशर बॉयलर है उनको पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है फायर ट्यूब टाइप बॉयलर। फर्स्ट टाइप होगा सरल ऊर्ध्वाधर बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर। एंड नाउ सेकंड कॉकरन बॉयलर, और थर्ड है लोकोमोटिव बॉयलर, और चौथा जो है ये है लंकाशायर बॉयलर। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहला आपका है सरल ऊर्ध्वाधर बॉयलर। आपका नेक्स्ट पेज में ये फिगर दिखाया गया है, उसमें आपको बताएंगे कि इसका फिगर किस तरह से रहता है और कहाँ कहाँ पे इसके जो भी पार्ट हैं वो सेट होते हैं। ये खोखले आंतरिक बेलनाकार आकार का बना होता है। इस आंतरिक खोल के ऊपर एक आंतरिक खोल रखा गया है। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। पहला जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो है बैबकॉक और विल्कैक्स बॉयलर। यह बॉयलर नीचे आपको फिगर में दिखाया गया है, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यह बॉयलर एक बाहरी ज्वलनशील प्रकार का जल ट्यूब बॉयलर है। इसमें एक स्टीम और जल का एक क्षैतिज ड्रम होता है। इसके ऊपर एक ऊपर का हेडर और डाउन टेक हेडर लगा हुआ होता है। दोनों हेडर समानांतर क्रम में और क्षैतिज से 22 डिग्री झुकाव पर लगी जल ट्यूब द्वारा जोड़ देते हैं। शीर्षों का शीर्ष ड्रम से जुड़ा होता है, जिन्हें क्रमशः राइजर और डाउन कामर कहा जाता है। डाउन टेक हेडर के नीचे कीचड़ बॉक्स से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ साथ एक ब्लॉक कॉक लगा होता है। फ्लू गैस पथ का निर्माण आग की ईंटों की दीवारों से जल की पाइपों की संपूर्ण सतहों पर जोड़ने के लिए किया जाता है। इस रास्ते के बीच में स्टीम सुपर हीटर लगे होते हैं। निरीक्षण और सफाई कार्य के लिए गेट बनाए जाते हैं। अब इस फिगर को समझते हैं कि ये फिगर जो है क्या इसमें दिखाया गया है। इस फिगर में आपको बैबकॉक और विल्कैक्स बॉयलर के बारे में बताया गया है। आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे कि जो फ्लू गैसेज हैं, यहाँ पे फ्लू गैसेज निकल रही हैं जब कोयले को बर्न कराया जा रहा है। नीचे राख की जाली है, राख की जाली के ऊपर कोयले को व्यवस्थित कर दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। और नीचे राख क्या है, जाली से क्या होगा, जब कोयला बर्न होगा उसके ऊपर, तो उसी की जाली के रास्ते नीचे क्या राख नीचे चली जाएगी और जो दग्ध गैसें होंगी वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। नीचे में क्या है, आपकी वाटर ट्यूब यानी कि जल नली दिखाई गई है। जो ट्यूब है जो कि थोड़ी सी एंगल में रहती हैं वो दिखाया गया है। उसके ऊपर सुपर हीटर है और फ्लो ऑफ फ्लू गैसेज यानी कि फ्लू गैसेज का जो प्रवाह होगा वो ऊपर की तरफ चलता जाता है। ऊपर में सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर गेज लगा हुआ है और स्टॉप वाल्व है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका ड्रैमर है। फ्लू गैसेस को के पथ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जल प्रवेश गेट से ड्रम में एक निश्चित सीमा तक जल भरा जाता है। भट्ठी में कोयले के दहन द्वारा उत्पादित फ्लू गैस जल ट्यूबों को ऊपर उठाती हैं और गर्म करती हैं। फ्लू गैस मार्ग में दीवारों और वैसट की हीट करके अपनी दिशा बदल लेते हैं। इस मार्ग में सुपर हीटर को गर्म करके जल ट्यूब के शेष मार्ग को गर्म करने के बाद फिर चिमनी के बाहर निकल जाती हैं। डैम्पर द्वारा फ्लू गैस के प्रवाह को कंट्रोल करता है, जो स्वचालन रूप से भट्टी में एक वैक्यूम उत्पन्न करता है और दहन के लिए आवश्यक एयर प्रवेश करते होती रहती हैं। अब फ्लू गैसेस के पथ की बात करें, अगर आपको बेहतर समझाने की कोशिश करें तो फ्लू गैसेस क्या होती हैं, निकलती हैं और वहाँ से वाटर को गर्म करते हुए आपकी जो वाटर को गर्म करते हुए और सुपर हीटर के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चिमनी के रास्ते वो निकल जाती हैं। और ना अगला हेडिंग है जल और स्टीम पथ, यानी कि वाटर और स्टीम का पथ क्या होता है, रास्ता क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे।
डाउन टेक हेडर से जल ट्यूबों में प्रवेश करता है, ठीक है, और गर्म हो जाता है। इसके बाद उत्पन्न स्टीम ड्रम के में जल के ऊपर एकत्र होकर हेडर से गुजरती हैं। इस स्टीम को सुपर हीटर डक्ट में भेजा जाता है, जहां स्टीम सुपर हीट होती है और निकास वाल्व की ओर बढ़ती है। इस स्टीम को वाल्व से निकालकर टरबाइन या इंजन में भेजा जाता है। इस बॉयलर में ड्रम का व्यास लगभग 1.5 मीटर है और लंबाई 7.5 मीटर होती है। यानी कि जो बॉयलर में ड्रम का व्यास होता है वो 1.5 मीटर होता है और इसकी जो लंबाई होती है ये 7.5 मीटर होती है। जल ट्यूबों का जो व्यास होता है ये 8 से 10 मीटर तक होता है। स्टीम का उत्पादन अधिकतम 40 टन प्रति घंटे लगभग 40 बार किया जा सकता है। अब अगला टाइप्स का जो बॉयलर है ये है स्टर्लिंग बॉयलर। स्टर्लिंग बॉयलर नीचे आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें 3 स्टीम ड्रम और एक मड ड्रम यानी कि तलछटी ड्रम जिसको बोलते हैं वो होते हैं, जो कि फिगर में दिख रहा होगा। ऊपर में क्या है, 3 ड्रम लगे हुए हैं जो कि गोल सर्कल टाइप का आपको दिख रहा होगा, जो स्टील स्ट्रक्चर की मदद से लटके हुए रहते हैं। क्योंकि ये जो ड्रम क्या है, इनको व्यवस्थित करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए होगी, इसीलिए स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है जिस पे इनको फिक्स कर दिया जाता है। ये उसी की मदद से क्या होते हैं, लटके रहते हैं, ताकि ड्रम स्टील पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ड्रम और ट्यूब को तापसह ईंटों से बनी दीवारों के बीच रखा जाता है ताकि ये दीवार से न जुड़े। दीवारों से घिरी एक भट्ठी बॉयलर की निचली सतह पर स्थित होती है। भट्ठी से निकलने वाली फ्लू गैस स्टीम के ड्रम और ट्यूब को गर्म करती है, जिससे जल स्टीम में परिवर्तित हो जाता है और ड्रम के शीर्ष पर इकट्ठा हो जाता है और गैस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसका मार्ग बेफल प्लेटों के माध्यम से बदल जाता है। ड्रम में जल का प्रवेश इकोनोमाइजर के माध्यम से किया जाता है। पहले ड्रमों में जल भरते हैं, जहां से जल ट्यूबों द्वारा ड्रम में जाता है। यहाँ कीचड़ कचरा आदि ड्रम तल में एकत्र हो जाता है, जो कि नीचे वाला आपको ड्रम दिख रहा होगा। इस कीचड़ के निकास वाल्व के द्वारा बाहर ले लेते हैं। मड ड्रम के साथ जल ड्रम 2 में जाता है, जहां इसे भट्ठी से जलने से उत्पन्न हुई गैसों को हीट से गर्म किया जाता है और ड्रम के ऊपरी भाग में स्टीम के रूप में इकट्ठा किया जाता है। इस स्टीम को स्टीम स्टॉप वाल्व द्वारा हटा दिया जाता है और इंजन या टरबाइन में भेजा जाता है। इस बॉयलर की स्टीम उत्पादन क्षमता लगभग 50 टन पर आवर और जो प्रेशर होता है ये 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 400 डिग्री सेल्सियस होगा। और नाउ थर्ड टाइप जो है ये है इकट्ठा परिचालन बॉयलर, वंस थ्रो बॉयलर। इस प्रकार के बॉयलर जल ट्यूब बॉयलर की सीरीज में ही आते हैं। इसमें मुख्य विशेषता यह है कि जल एक एंड पर ट्यूबों में प्रवेश करता है और दूसरे एंड तक पहुंचने तक पूरी तरह से ये स्टीम में बदल जाता है। इस प्रकार के बॉयलर को उच्च दाब बॉयलर के रूप में माना जाता है। मुख्य हाई ग्रेड बॉयलरों में से कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है लामांट बॉयलर और दूसरा होता है बेंसन बॉयलर। इस प्रकार के बॉयलर का उपयोग अधिकतर बड़े थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, जो इस प्रकार के बॉयलरों के उच्च दाब और हीट स्टीम के कारण होते हैं। पहला है लामांट बॉयलर। इस बॉयलर में जल एक इकोनोमाइजर के माध्यम से स्टीम और जल के ड्रम में प्रवेश करता है। जल क्या करेगा, पहले इकोनोमाइजर में जाएगा, उसके बाद वो इकोनोमाइजर में जाने से क्या होता है, थोड़ा हीट अप हो जाता है और उसके बाद जो है वो इस जल में ड्रम में क्या करेगा, वो प्रवेश करेगा। यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा उच्च दाब पर ट्यूबों को जल भेजा जाता है। इन ट्यूबों में जल भट्ठी से प्राप्त हीट से गर्म किया जाता है।
फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे आपका इग्निशन रूम यानी कि दहन कक्ष है जिसमें दहन करवाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लू गैसेज हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, भाप का निकास जो कि रास्ता बताया गया है, ठीक है, वो साइड से निकलता है। ऊपर में सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर लगा हुआ है, स्टीम में बदल दिया जाता है और ड्रम में एकत्र किया जाता है। यह स्टीम फिर से सुपर हीटर में जाती है और ड्राई स्टीम का रूप ले लेती है, यानी सूखा हुआ स्टीम भाप का रूप ले लेती है। इस स्टीम को इंजन या टरबाइन पर भेजकर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। जैसा कि सारी प्रोसेस में यही किया जाता है कि पहले स्टीम को बनाया जाता है, फिर स्टीम को क्या किया जाता है, प्रेशर के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है और टरबाइन में भेजकर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अब तक जितने भी बॉयलर के बारे में बताया गया है उसमें कुछ कॉमन प्रोसेस हो रहे हैं। कुछ कॉमन प्रोसेस इन द सेंस ये है कि पहले उसमें वाटर को फीड की जा रही है, वाटर को कुछ गर्म करके इकोनोमाइजर की सहायता से वाटर को फीड किया जा रहा है, फिर फ्लू गैसेस के माध्यम से उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उस स्टीम को, वो जो स्टीम है वो प्रेशर के द्वारा आपको टरबाइन में भेजते हुए मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जा रही है और वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दहन चैम्बर बॉयलर के निचले भाग में स्थित होता है जिससे उत्पन्न हुई गैसें चिमनी के माध्यम से बाहर निकलती है। क्रमशः इसकी हीट को जल की ट्यूबों, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह एक उच्च दाब बॉयलर है। यह लगभग 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 50 मीट्रिक टन पर आवर की दर से उत्पादन कर सकता है। तो ये तो बात हो गई लामांट बॉयलर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेंसन बॉयलर की कि बेंसन बॉयलर किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। इस बॉयलर में जल के ड्रम का उपयोग किया जाता है। इसके बजाय भरड़ जल सीधे इकोनोमाइजर के माध्यम से जल ट्यूबों में प्रवाहित होता है। यहाँ पर भट्ठी से हीट को अवशोषित करता है और इसे ड्राई स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। यह नम स्टीम ट्रांजिशन सेक्शन और फिर स्टीम सुपर हीटर से गुजरती है और इसे ड्राई स्टीम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका उपयोग ड्राई स्टीम टरबाइन या इंजन को गति देने के लिए किया जाता है। यह बॉयलर एक लामांट बॉयलर की तरह ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी है, मुख्य भाग के लिए कि फ्लू गैसें स्वचालित रूप से ऊपर की ओर बढ़े और अपनी हीट को क्रमशः जल ट्यूबों, सुपर हीटर, ट्रांजिशन सेक्शन, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर में स्थानांतरित करती हैं और चिमनी के माध्यम से बाहर निकलती हैं। यह बॉयलर 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का उत्पादन करने में सक्षम है और लगभग 140 टन पर आवर की दर से 650 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम देता है। अब फिगर देखिए बेंसन बॉयलर का। नीचे में आपको फर्नेस दिखाया गया है जो कि एरो के माध्यम से दिखाया गया है और विकिरण सतह है, रेडिएशन लेयर है। ऊपर में क्या है, चिमनी बनी हुई है, यानी कि नीचे से फ्लू गैसेज ऊपर की तरफ जाती हैं और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती हुई ऊपर में फ्लू गैसेज पासान हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई आपके बॉयलर की, जिसमें कि हम लोग जो बेसिकली जो हम फोकस किए हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर पे फोकस किए हैं, क्योंकि अधिकतर थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाटर को भाप में बदलना होता है।